एच.सी. वर्मा का 28 नंबर क्वेश्चन है ना, लॉज ऑफ मोशन का। मास दिया है m1 m2 m3 का, और इसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि पहले तो तीनों का एक्सेलरेशन निकालिए और फिर टाइम निकालना है जब आपका m1 स्ट्राइक कर जाए इस पुल्ली को। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें बोलता क्या है। तो देखो, सवाल ये है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर m1 a1 से ऊपर जा रहा है ना, और ये कंसिडरेशन है सिर्फ, तो m2 को हमने माना कि a2 से ऊपर जा रहा है, जबकि ये फ्री सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा अलग है इससे। ठीक है, तो a2 से ये ऊपर जाएगा और ये a2 से नीचे आएगा, ये हमने माना है। अब जबकि देखो, ये जो स्ट्रिंग है वो सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन है, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, लेकिन ड्यू टू दिस इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा, यहाँ भी 2T और यहाँ भी 2T। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो एक्सेलरेशन a2 हमने माना ऊपर नीचे, क्या ये सिर्फ a2 ही रह जाएगा? तो नहीं। क्यों? यहाँ पर एक सिस्टम और कनेक्टेड है जिसका एक्सेलरेशन है a1। ठीक है, तो इनका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, जबकि हम इसको ऊपर मान रहे हैं और ये भी ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा a2 माइनस a1 और इसका हो जाएगा a2 प्लस a1। ठीक है, अब इनका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, अगर मैं m1 की बात करूं तो m1 पे टेंशन 2T ऊपर लग रहा और एक्सेलरेशन a1 ऊपर की तरफ है। ठीक है, और मास m1g नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा न्यूटन्स लॉ का? टोटल फोर्स है ना, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 2T ऊपर, जबकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली 2T बड़ा होगा m1g से, तो 2T माइनस m1g इक्वल्स टू m1 a1। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिया m1 का 1, तो 2T माइनस g इक्वल टू m1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड मास का, m2 का। ठीक है, यह है आपका m1। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें तो हमने मान के चला है कि ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जा रहा, तो जब ऊपर की तरफ जा रहा तो टेंशन बड़ा होगा m2g से, तो ये इक्वेशन बना। हमने m2 की वैल्यू डाल दी, ये बन गया। अब बात करते हैं थर्ड का, m3। ठीक है, तो टेंशन, अब देखो ये पूरी की पूरी सिस्टम, ये मास कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पर m3g बड़ा होगा किससे? t से, तो m3g माइनस टी इक्वल्स टू m3 इंटू a2 प्लस a1। m3 की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन 3 मिल गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हमने 2 और 3 को लिया है। ठीक है, ऐड किया है दोनों को, दिख रहा नहीं ये एडिशन। ठीक है, ऐड किया तो t और t कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आया। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 से घटा दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना। इसका नाम दिया हमने इक्वेशन 4, इसका नाम दिया हमने इक्वेशन 5। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 5 से, इक्वेशन 5 से। ऐसा क्यों किया? तो देखो यहाँ पर 5a1 है और यहाँ पे सिर्फ a1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये a1 वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2g, यहाँ से आ गया a2 कितना आया? 2g/29। अब हमने क्या किया कि इस a2 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, तो a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g माइनस 5a2, तो g माइनस 5 इंटू ये किसकी वैल्यू है? यह है वैल्यू a2 की। सॉल्व किया, ये आया। तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या था? यहाँ देखिए a2 माइनस a1 ना, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा a2 माइनस a1, तो घटा दिया। अब देखो, आप लोगों को बताया था ना एक चीज़ कि समटाइम्स हमारे कंसिडरेशन की चीज़ें अपोजिट आ जाती है, तो निगेटिव आने के बाद करना क्या है कि जो हमने कंसिडरेशन माना था उसके अपोजिट यहाँ लिख देना है। ठीक है, हमने माना था कि ऊपर जा रहा बट वैल्यू आ गया निगेटिव, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव जाएगा। उसी तरीके से ये किसके लिए है? m3 के लिए है ना, a1 प्लस a2। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको टाइम निकालना था। ठीक है,
तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रीम कितना है 0.2 मीटर, और इनिशियली ये रिलीज किया गया था रेस्ट से, तो ये 0 हो गया। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हो गया आपका 0.2, अब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.25। चलो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।